अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज विफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलोच की GIT का मामला भी ज़ेर बहस आया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत करते हुए काबीना को ये डायरेक्शंस दी हैं कि अली ज़ैदी का भरपूर साथ दिया जाए। काबीना इजलास में शेख रशीद की जानिब से SOPs के तहत होटल्स खोलने का मुतालिबा भी किया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अहम मामले पर काबीना कोई फैसला नहीं कर सकी। विफाकी काबीना में असद उमर और अमीनुल हक ने सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालिफत की और कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही है, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जुमेरात को फिर से इजलास तलब कर लिया। कराची में शदीद गर्मी के मौसम में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों तक पहुँच चुकी है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तातुल 3 से 6 घंटों तक पहुँच गया है। शाहराए नूरजहां समेत औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मवाज गोड, गड्डाब समेत शहर के दीगर इलाकों में बिजली की तवील बंदिश की जा रही है, जबकि बिन कासिम पावर प्लांट में तकनीकी खराबी को जवाज बनाकर 130 मेगावाट बिजली की कमी पर के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग में मजीद इजाफा कर दिया। हफ्ते के रोज इमरान इस्माइल और असद उमर ने यह ऐलान किया था कि कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। असद उमर साहब के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि कराची के अंदर लोड शेडिंग में कुछ बेहतरी नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और असद उमर के दावे धरे के धरे रह गए और आवाम जो है ये आज भी गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग को बर्दाश्त करें। लोगों की राय सुनिए इस हवाले से। लोड शेडिंग तो हो रही है, ऐलान तो रोज़ होते हैं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है। कभी मैसेजेस आते हैं, कभी क्या आता है कि यार इतने बजे से इतने बजे तक लाइट ऑफ होगी। क्यों होगी, क्या मसला है? बिल तो डबल आ रहे हैं। भाई लाइट आँख है नहीं है, हमारे मुल्क में लाइट तो है ही नहीं, हमें पानी नहीं मिल रहा, लाइट भी नहीं मिल रही, हम तो वैसे परेशान हैं। इनके ऐलान करने के बाद लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है, खाली बिल भरने के लिए रह गए, कमाओ और बिल भरो, पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ बहुत जा रही थी, बीच में 2-3 दफ़ा जाती थी। खाली ऐलाना थी, बस वो खाली एक दिखाना होता है बस लोगों के, हाँ भाई ये सही है, हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप अंदर देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने भी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर धरना दिया, जो कि बाद में असद उमर अयूब और शफकत महमूद की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। दूसरी तरफ ऑपोजिशन अब हुकूमत के खिलाफ करप्शन का बयानिया लेकर सामने आ रही है, लेकिन इस बयानिए में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते हुए स्कैंडल से यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के एहतसाब और जो करप्शन का बयानिया है इसको अवामी सतह पर ठेस ज़रूर पहुंच रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन के दौर में कहा करते थे कि वज़ीर आज़म करप्ट होता है तो उसके वज़ीर करप्ट होते हैं, फिर उसके सेक्रेटरीज करप्ट होते हैं और इससे मुल्क तबाह हो जाता है। और इस वक्त नैब में तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ मुतादिद केसेस चल रहे हैं, जिनमें मालम जब्बार राजी केस है, BRT केस है, बिलियन ट्री मनसूबे में बेज़ाब्तगियों का केस चल रहा है, विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात हो रही हैं, हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात हैं, हुकूमती इत्तेहादी खुसरो बख्तियार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस है, अलीम खान के खिलाफ गैर कानूनी तजावुज़ात का केस, अद्वियात स्कैंडल में डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा और आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरीज भी जारी हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम सामने आने वाली मुबैना ऑडियो के मामले पर उन्हें उनके ओहदे से हटाया जा चुका है। जबकि आज नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने नौरोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मनसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त नैब में दायर कर दी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि फ़ंड्स रोकना तो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता है। तो ये ज़रा एहसन इकबाल साहब को सोच समझ कर इस पर ये जो है ना ये स्टेप उठाना चाहिए था। जबकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि विफाकी काबीना में जल्द रद्दोबदल भी हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता ना करने का फैसला भी कर दिया है और अपनी टीम पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अब ब्रीफिंग नहीं बल्कि अब टीम की कारकर्दगी देखूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बार बार तब्दीली से इदारे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ही कहते हैं कि PIA के 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील किए गए,
PIA फिर कैसे बेहतर हो सकता है? सुनिए इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब वो हमारे पास चॉइस नहीं रह गई कि हम जब भी हम चेंज करेंगे मसलन PIA में। अब PIA के अंदर देखें, ये जो हुआ है, ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी ज़िंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फ़ख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर, इसके अंदर बाकायदा माफियाज बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब, 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। यानी मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? इन सब मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बलाए इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने वक्त दिया, आप मेरे साथ ही रहें। मेरे साथ किरण खान है कराची से नुमाइंदा। ज़रा मैं उनसे सिर्फ ये पूछ लूँ कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है, ताकि ज़रा फिर इस पर बात कर सकें, हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चल जाए कि लोग कितना तंग हैं वहाँ पर के इलेक्ट्रिक की वजह से। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बता दें कि कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, कौन कौन से इलाके हैं, और उससे बढ़कर फिर जो बिजली है नहीं लेकिन ओवर बिलिंग हो रही है वहाँ पर, जो सबसे बड़ा जुल्म है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है शाजिया। तकरीबन इस वक्त जो कराची की तलब है वो 3600 के करीब है, 3600 तलब है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो शॉर्टफॉल है वो 700 से 800 मेगावाट का इस वक्त शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। कराची का इलाका औरंगी टाउन, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद और इसके अलावा सिरजानी टाउन वगैरह जो इलाके हैं, यहाँ पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, ये 6 से 8 घंटे भी उसके बाद हैं जब गवर्नर सिंध और असद उमर कराची आते हैं। कराची में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, वहाँ उसके बाद जो है एक बाकायदा ऐलान किया जाता है कि पीर के रोज़ से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया जाता कि अब गैर एलानिया तो नहीं होगी, लेकिन जो एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी उसका दौरानिया बढ़ जाएगा। कभी वो फॉल्ट के नाम पे होती है, कभी वो लोड मैनेजमेंट के नाम पर हो रही है, कभी वो मैनेजमेंट के नाम पर जो है बिजलियां बंद कर देते हैं इलाकों की। तकरीबन 6 से 8 घंटे रोजाना की ये लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। ओवर बिलिंग के बारे में जरा बताएं कि ओवर बिलिंग बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, बिल कितने कितने लोगों को आ रहे हैं कि पंखा एक उनका चल नहीं रहा, लेकिन हजारों के बिल उन लोगों को भरना पड़े। गवर्नर सिंध की जानिब से भी नेपरा को खत लिखा गया इस हवाले से। बिल्कुल, ओवर बिलिंग की शिकायत भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर एक घर के अंदर 1-1 लाख रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। इस वक्त फ़ी यूनिट अगर हम देखें तो 18 से 23 रुपए हैं, जो आगे जाके कहा भी जा रहा है कि 3 रुपए तक वो यूनिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब लोगों के घर में बिजली ना हो और उनके पास हज़ारों और लाखों रुपए के अगर बिल आएंगे तो आवाम कहाँ जाकर जो है अपनी फरियाद करेगी। यही वजह थी, काफ़ी ज़्यादा शिकायत आई थी, तो गवर्नर सिंध ने आज नेपरा को जो है ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि ये जो बिजली का बिल है वो यहाँ के शहरियों के लिए एक डरौना ख्वाब बन गया है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का इन शिकायत पर ऑडिट कराया जाए, और अगर ये सही है शिकायत तो जो लोगों के एक्स्ट्रा पैसे लगे वो उन्हें वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप सारे मामलात पर शिबली फराज साहब से मुझे जवाब लेना है। मुझे छोटी सी ब्रेक का बोला जा रहा है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शिबली फराज साहब। कराची का मसला, लोड शेडिंग का मसला इस हद तक बढ़ गया है कि लोग बेचारे एक तो कोरोना की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से ऑलरेडी परेशान हैं, फिर शिबली फराज साहब ओवर बिलिंग की वजह से लोगों की कमर टूट गई है। कैबिनेट के इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका इस हवाले से, कोई स्ट्रैटेजी कुछ बनाई गई आज? सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कम से कम 15 मिनट लगाए अपनी जो आपने जो हम पे फर्द जुर्म आयद की जो कि मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप अच्छे और बुरे में तमीज़ ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे दौरे हुकूमतों के साथ जिसमें कि लूट मार के अलावा ये जो आज आप मुल्क की जो सारे मसाइल आप बता रही हैं, ये किसका शाखसाना है? ये उसी दौर का शाखसाना है जिसके कि अवाम प्राइस पे कर रहे हैं। आपने
एक फर्द जुर्म लगा दी कि हमारे यहाँ करप्शन की पता नहीं कितने, अगर जो आपका देखने वाला है सुनने वाला है वो आपसे क्या इंप्रेशन लेगा? आपके इल्जाम कोई नहीं लगा, आप मुझे बताएं। मैंने डायरेक्टली कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो बताया जो चल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुने, आपने बड़ी लंबी बात की है जी जी। आपको फिर यू हैव नो राइट कि आप एक इल्जामात की एक लंबी सी बौछार कर दें और फिर पूछें कि जी आपका क्या ख्याल है। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहल और ईमानदार हुकूमत है। जिस जमाने में आप देखते थे कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, जो कि एक नाअहल और करप्ट लोग थे, उनकी गन की सफाई हम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक एक पेरिस था और हम आज आके उसको हमने सोमालिया बना दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए चीजों को साहब, अगर आपने मेरा इंट्रो सुना हो जो एहसन इकबाल साहब ने रेफरेंस दायर किया है, तो मैंने ये वाजे किया है कि एहसन इकबाल साहब को ये सोच लेना चाहिए कि फंड्स ना देना करप्शन के जुमरे में नहीं आता। आपने इंट्रो में शायद ये मेरी बात नहीं सुनी। वो अगर रेफरेंस दायर कर रहे हैं ना, मैंने ये क्लियर किया है उनको। वो तो मेरा ख्याल है वो उनका कुछ ज़हनी मसला हो गया है, उनको बात समझ में नहीं आती है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी हुकूमत है जो कि आके उस पिछले हुए बिगाड़ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। ये अगर आप बिजली का सेक्टर ले लें तो इसमें हमने यही हमेशा कहा है कि पिछली हुकूमतों ने, चूंकि प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो बहुत जल्दी बन जाते थे जनरेशन के, जनरेशन पे तवज्जो दी इसलिए क्योंकि वो 1 साल 2 साल में प्रोजेक्ट्स बन भी जाते थे। न तवज्जो दी गई ट्रांसमिशन पे, न तवज्जो दी गई डिस्ट्रीब्यूशन पे, न तवज्जो दी गई उस पे जो एक इंस्टीट्यूशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है नेपरा, उस पे तवज्जो नहीं दी गई। तो ये सारा उन चीजों का शाखसाना है जिसको कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये एक पूरा मुल्क है जो कि मसाइल से भरा हुआ है क्योंकि पिछली हुकूमतों ने कोई काम ही नहीं किया। अब हम जिस तरफ भी हाथ डालते हैं वहां पे मसाइल का एक अंबार लगा होता है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि बड़े ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना होगा कि यस मसाइल हैं। मुझे कराची के अवाम के साथ पूरी हमदर्दी है बिकॉज इस गर्मी में बिजली के बगैर होना बड़ा मुश्किल है उसके। लेकिन अब देखिए कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि एक बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लैक ऑफ क्या कहते हैं उसकी प्लानिंग की वजह से, जो कि उसमें कराची इलेक्ट्रिक आपको पता है कि एक मुख्तलिफ प्राइवेट इदारा है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। नहीं, कराची इलेक्ट्रिक में शॉर्टफॉल है। कराची में जो सप्लाई है वो इंटरप्टेड है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स पैदा खराब है, सिस्टम ज्यादा बोझ बर्दाश्त करता है, इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात उमर यूसुफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें अच्छा और एक और चीज आती है, एक फैक्टर है कि देखें बदकिस्मती से ये जो हमारा सर्कुलर डेट है ये क्यों बना है। एक तो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस सर्कुलर डेट में के बढ़ने में। होता क्या है कि बाज़ इलाके हैं, अब देखें आपके कराची में तकरीबन 19% जो है जो कंजप्शन होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया की होती है, और इसी तरह जो अपने जो प्राइवेट सारिफीन है कमर्शियल के अलावा वो तकरीबन 48 से 49% हैं। अब हो रहा क्या है कि कुछ इलाके हाई लॉस इलाके हैं जिसमें कि शायद ये मेरा अंदाज़ा है कि कुछ इलाकों में जहाँ पे के लोग बिल नहीं अदा करते या अदा नहीं कर सके, जिस वजह से भी उसकी वजह से शायद एक स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं, कुछ पहले शुरू में फर्नेस ऑयल की फराहमी के इश्यूज थे। तो ये एक ऐसी बात है जिसको कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है किसी और कंपनी को भी तो आगे लाया जा सकता है। देखें ये तो पिछली हुकूमत से पूछना चाहिए कि जब जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी और जिसको में ये अबराज ग्रुप का इसका जिक्र करते हैं, इसमें शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ चल रहा था सिलसिला, लेकिन पिछली हुकूमतों ने उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। देखें ये एक ऐसा इशू है जो पावर सेक्टर है आपका, इसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए बेइंतहा। यही तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन के जो काम है वो नहीं, जो काम वो लोग नहीं कर सके, वो यही तो एक्सपेक्टेशन है कि वो काम आप लोग करें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काश ऐसा होता कि हमारे पास एक ऐसी जादू की छड़ी होती जिसे कि हम 20 महीनों में इस पूरे मुल्क को ठीक कर देते। ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है, लेकिन जो मसाइल हैं वो इतने बड़े हैं, इतने गंभीर हैं
यही तो इसलिए हम कहते हैं, आप कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों का जिक्र ना करें, हम इसलिए करते हैं कि हमें एक ऐसी चीज मिली। अब कोई भी सेक्टर ले लें, ये तो पावर सेक्टर तो चूंकि एक बड़ी बुनियादी चीज है जिसकी की फराहमी बहुत ही अहम है, लेकिन जिस जगह पे भी आप जाएं इंस्टीट्यूशनल डिके है, लोगों को गलत मायदे हुए हैं, बिजली के मायदे गलत हुए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ऐसा वो गुंजल बन जाता है। हम कह रहे हैं ना कि इन चीजों को करने की जरूरत है। शिबली फराज साहब, ईसीसी ने इम्पोर्टेड गैस की मद में जो 73 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की तजवीज दी थी, आज कैबिनेट ने उसे मौखर तो कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, उसको मौखर कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग में इस पर बात होगी, तो इसका मतलब ये है कि इसको डिले किया, अगली मीटिंग में बात होगी, निकलवाने जरूर हैं 73 अरब रुपए। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखें, मैं आपको समझाता हूं। हुआ ये है कि जो कराची के सारिफीन हैं उनको पाकिस्तान के सारिफीन की निस्बत बिजली सस्ती मिल रही है। 1 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए पाकिस्तान के बाकी इलाके ज्यादा पे कर रहे हैं, कराची में जो अवाम थे वो कम पे कर रहे थे। ये जो प्रपोजल आया है ये उन टैरिफ को इक्वलाइज करने का है, यानी कि वही बिजली का रेट जो कि पेशावर में होगा वही रेट कराची में भी होना चाहिए। ये एक चीज है जिसमें कि पाकिस्तान में आपने एक है ना, एक ही मुल्क है, आपको पेट्रोल अगर मिलता है कराची में तो पेशावर में भी उसी तरह का मिलता है, उसी रेट पे मिलता है, क्योंकि आपने ये बराबरी लानी होती है, एक एवरेज आउट करना होता है। वरना कराची वाले कहते हैं हमें सस्ती बिजली का क्या फायदा, न मिलती नहीं, नंबर 2 ओवर बिलिंग के साथ हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, के इलेक्ट्रिक जो है वो जान खाने को आ जाता है। नहीं, ये सस्ती महंगी की बात नहीं है। ये तो जो आज मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने कहा है कि आज कैबिनेट में ये बात हुई और इसको मौखर किया गया। फैसला ये नहीं था कि कराची के अवाम के लिए ज्यादा बिजली महंगी कर दी जाए, फैसला इस पे होना है कि हम पाकिस्तान की जो बिजली के जो रेट्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए। वो ये नहीं हो कि वहाँ के लोग जो है तो कम बिल दे रहे हो और उसमें फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, लोगों की कॉस्ट होती है। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के वो भी कंप्लेन करते हैं कि जी हमें जो है तो महंगी बिजली मिलती है और हम compete नहीं कर सकते हैं कराची के साथ। तो वैसे भी बनता यही है कि एक मुल्क है उसका एक रेट होना चाहिए जिस तरह और चीजों का है। तो ये इश्यूज जो है जाहिर है जब मतलब 73 अरब का बोझ पड़ेगा हम लोगों को। देखें इक्वलाइज होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्स इक्वलाइज होने चाहिए। नेपरा ने भी इसी बेसिस पे किया। नहीं, बात जबरदस्त की नहीं है ये। देखिए ना, हमें वही जो हालात हैं उसी के मुताबिक हमने करना है, वरना हम कोई एक सियासी हुकूमत होते हुए हम चाहेंगे कि हम आवाम को तकलीफ पहुंचाएं जिनसे जाके हमने वोट लेना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी तो कोशिश ये होगी कि अगर बाहर मुल्कों में 100 की है तो हमारे यहाँ 50 की हो। तो लेकिन ऐसे कुछ मसाइल होते हैं जिसको किसी ना किसी ने पे करना होता है। ये पूरा एक निज़ाम चलता है जिसमें कि यहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई। इसका मतलब जुमेरात को जो इजलास होना है उसमें इसमें फैसला हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डिले किया है, जुमेरात को फैसला होगा इस पर। नहीं, देखिए जुमेरात पे फैसला नहीं होगा। इसके बारे में कहा गया है, नेपरा से भी कहा गया है कि इसको इस जो प्रपोजल है इसमें पूरी हत्तल वसा कोशिश की जाए कि ये ना हो। लेकिन मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ आपको कि ये टैरिफ ये नहीं है कि कराची से ज्यादा किया जा रहा है। कराची में अब तक जितना भी अरसा गुजर गया, साल गुजर गए हैं, इसमें कराची के लोगों से कम पैसे लिए जा रहे थे बनिस्बत पूरे पाकिस्तान के। इसको हमने रेगुलर करना है। ये एक प्रपोजल है। अब ये कब होता है, ये अगले थर्सडे को तो होने वाला नहीं है। अच्छा, ये कब होता है? आज MQ पर धरना दिया, फिर असद उमर साहब गए, उनको यकीन दहानियाँ कराई। उमर अयूब साहब तो असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि 2 साल से पहले ये मसला हल होने वाला नहीं है, 2 साल तक ये लोड शेडिंग रहेगी। बहरहाल ये जो खबरें चल रही हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म करने की, पेंशन ख़त्म करने की, इसकी ज़रा क्लैरिटी कर दें। बड़ी एक तशवीश है सरकारी मुलाजमीन में कि हुकूमत क्या कोई फैसला वाकई कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है? नहीं, देखें इस मुल्क में इस वक्त जो है तो ये एक बड़ी वबा फैली हुई है कोरोना वायरस के अलावा, और ये वबा फैलाने में अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है। वो ये है कि वो सोशल मीडिया पे या और जितने भी इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उससे एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है।
ये हो ही नहीं सकता। हमने तो आज पेंशन फंड्स के कयाम की बात की है, चल रहा है कि जी पेंशन खत्म हो रही है, ये इंक्रीमेंट्स की तो मैं आज आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। यही सुन रही हूँ, बातें जो चल रही है ऑपोजिशन भले कर रही है, मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्लैरिटी दे दें, जो एक कंफ्यूजन है तशवीश है वो ना हो। कि देखिए ना पेंशनें खत्म हो रही हैं, बल्कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर कहा है कि उनके लिए हज के लिए भी फंड बनना चाहिए और पेंशन फंड्स बनने चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ मुल्क में जो पेंशन है वो 500 अरब से ज्यादा की तो पेंशन है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है हाउसों में तो होता है कि पेंशन काटी होती है लेकिन एक्चुअल नहीं होता, तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ये इस तरह होगा। और सेकेंडली इंक्रीमेंट्स वगैरह की बात, ये मैं आपसे आज पहली दफा, यानी अफवाहों के बावजूद, ये अफवाह मैंने नहीं सुनी थी जो मैंने आपको सुनी थी, लेकिन चैनल्स पे डिस्कस भी हुआ है, आपके पीटीआई के नुमाइंदों ने। हाँ जी, बहरहाल अच्छा, शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, उखाड़ पे छाड़ बहुत से इदारों में हुई है। आप देखिए पंजाब पुलिस में इस वक्त 4थे आईजी साहब काम कर रहे हैं, शुएब दस्तगीर साहब, फिर इस वक्त 3रे चीफ सेक्रेटरी साहब तैनात हैं, FBI में 4था चेयरमैन आप लोगों ने लगाया है। आप नहीं समझते कि इदारों में सरबराहान की बार बार तब्दीलियों से इदारों की कारकर्दगी मुतासिर होती है? और इस बात को आप बरमला इजहार वो भी कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में हफीज शेख साहब ने भी किया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिस केसेस की आप बात कर रही हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरीज या उनको तब्दील किया गया है, देखिए हमने हमारी जो रिफॉर्म्स हैं उसका एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि ऑफिसर्स को 6 महीने की प्रोबेशन होगी। ही हैज टू प्रूव अपना काम कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये उसको चेंज करना जो है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इट्स फेयर। एक बंदा अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा, ये जरूरी नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी और वजह से हटाया गए, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा है, ये जितने मसाइल आप जिक्र कर रही हैं, इसके लिए हमें एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से बड़े अरसे से, चूंकि इसमें भी कई प्रॉब्लम्स थे। अब आप कहेंगे ये तो होता है कि जब आप आज एक गलत बीज डालते हैं तो उसकी जो फसल है वो उसका तो इम्पैक्ट तो बड़े अरसे तक रहता है। हम इन सारी चीजों को वो कर रहे हैं, बेहतर करने की तरफ रवां दवा हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, उज़ैर बलोच की GI2 रिपोर्ट के मामले पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी उज़ैर बलोच की GI2 रिपोर्ट पर भी बहस हुई। मुल्क के तमाम हलकों में इस पर बहस जारी है, लेकिन इस सारे मामले के सबसे अहम किरदार जिनका नाम भी लिया जा रहा है, जिनको टारगेट भी किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो अभी तक खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? पीपल्स पार्टी उनको टारगेट कर रही है, उन पर इल्ज़ामात लगा रही है, उन्हीं पर सारा मुद्दा डाला जा रहा है, लेकिन वो खुद खामोश क्यों हैं? इस खामोशी के पीछे वजह क्या है? लियारी अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच थे, जिनको मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी अब इस ताल्लुक से इनकार कर रही है, लेकिन उस वक्त सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा खुलकर इसकी हिमायत भी करते थे और कहते थे कि अमन कमेटी वाले हमारे बच्चे हैं। अमन कमेटी को पीपल्स पार्टी की ज़ैली कमेटी भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा करार देते थे। जरा सुनिए। हाँ, मैं कहता हूँ अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। मैं ऐलान करता हूँ आज से इस प्लेटफॉर्म से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत में सिंध के अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक ज़ैली तंजीम है। अगर पीपल्स अमन कमेटी वाले सारे क्रिमिनल है तो होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल है।
अब सवाल यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ज़ाती हिमायत में अमन कमेटी के साथ थे या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई GIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा का नाम नहीं है, लेकिन उज़ैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं की तस्वीर मौजूद है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से इस ताल्लुक से बरी-उज़्ज़िम्मा हो सकती है, जबकि निसार मोराई की GIT रिपोर्ट में भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात के ऊपर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से अभी तक कोई डायरेक्टली उनकी जानिब से कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि अगर उज़ैर बलोच को सज़ा होनी चाहिए तो क्या उसके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर क्या लाए अमल, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। GDA से इनका ताल्लुक़ है, इस वक्त हुकूमत के ये एलाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, पिछले एक हफ्ते से बड़ी बहस हो रही है, कौन सी GIT रिपोर्ट ठीक है, कौन सी गलत है, लेकिन एक वो कहते हैं ना तशवीश सी होती है कि जिस शख्स पर डायरेक्टली इल्ज़ामात लग रहे हों उस शख्स की तरफ से ना तो TV चैनल्स पर कोई रिएक्शन आ रहा है, ना वो किसी TV टॉक शो में आ रहे हैं। आपकी जानिब से ज़रूर बातें सामने आ रही हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा डायरेक्टली इस पर क्यों बात नहीं कर रहे अभी तक? जी, एक तो आपने इतनी लंबी तंबी बांधी है, तो मुझे ये है कि अगर हम देखिए कि जैसे जजमेंट सुना दी हो। देखिए डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, मैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि वो कोर्ट में जब मैटर जाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर दो चीज़ें आ गई हैं तो उसके हवाले से जो भी एक है कि कौन सी सही है, क्या है, इस किस्म की बातें आ रही हैं। और निहायत अफसोस की बात है कि जिस JIT में जो सिंध गवर्नमेंट ने जमा कराई है या रिलीज की है अवाम के लिए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल वो रहे हैं जिन्होंने जो JIT रिलीज की है उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो यकीनन इस पे सियासत हो रही है, और यही सियासत थी कि जिसको उन्होंने हमेशा एक स्केप गोट बनाने के लिए और ये बात इस तरीके से प्रेजेंट की है। इसके अलावा ठीक है, अली जैदी ने एक दूसरी JIT लेकर आए हैं और वो उनका भी क्लेम यही है कि वो जेन्युइन है, और जिसमें का बहुत संगीन इल्ज़ामात तो मैं सुनना भी चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि जब आप एक को आइसोलेट करके और अगर उसमें बात करेंगे तो फिर वो गलत जाएगा। अगर तो वो JIT सही है तो सिर्फ उसमें जिन पे एक्चुअली मेरा ख्याल है कि संगीन इल्ज़ामात हैं उनका नाम आप नहीं ले रही हैं, जिनके हकीकत में जिन पे संगीन इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने उज़ैर के कहने पे अगर कोई पोस्टिंग्स की, या जिन्होंने उज़ैर के कहने पे फिशरीज में लोग लगाए, जो घरों पे मिलने गए, जो CM सिंध उनसे मिलने गए, जिनके कहने पे उन्होंने MNA MPA लगाए, तो मेरा ये ख्याल है कि संगीन इल्जामात तो वो है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बलोच से भत्ते ले रहे, लेकिन ये जो बहस शुरू हुई है ना डॉक्टर साहिबा, पुलिस गाड़ियां दे रहे थे, ये बहस शुरू हुई है जो अली जैदी, ये बहस जो शुरू हुई है ये अली जैदी साहब जो GIT सामने लेकर आए हैं ना, जुल्फ़िकार मिर्जा, उज़ैर बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों का जो एक ट्राइका बन रहा है, ये अली जैदी की GIT की वजह से बन रहा है। क्या आपने हुकूमत से पूछा, क्या आपने अली जैदी साहब से पूछा कि आप ये भाई इस GIT पर तो दस्तखत ही नहीं है, आप कैसे इसको ऑथेंटिक कह रहे हैं? पहले आप देख तो लें कि जो सिंध हुकूमत ने जारी की ऑफिशियली तो वो एक्सेप्टेड होगी, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं? नहीं जी शाजिया, उनकी GIT पे 4 दस्तखत हैं और वो काफी सिमिलर हैं जो पहले वाली GIT के, बिल्कुल वही लग रहे हैं। और अगर उसका भी देखें ना, क्योंकि वो कहता है कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, तो वी डोंट नो कि क्या है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं इसके लिए कोर्ट लेके जाऊंगा, तो अच्छी बात है, कोर्ट ले जाएं, और अगर वहां पे जरा खुल के चीजें आ जाएं, सब सामने आ जाएगा, और कौन किसका कितना रोल है वो भी सामने आ जाएगा।
क्योंकि डॉक्टर साहब के तो बड़ा शॉर्ट टाइम वो था, सिर्फ अगर एक लंबी बात कह देना या जोर से एक चीज को कह देना तो वो काफी नहीं है। आपके पास सबूत और सारी चीजें होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, कोर्ट में आए, सबूत आए। आज कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर कोई बात हुई? कैबिनेट मीटिंग में इस हवाले से क्या बात हुई है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अली जैदी साहब को सपोर्ट करें सब मिलके? जो भी अली जैदी साहब भी जो कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की शय पर, उनकी हिमायत पर कर रहे हैं कि ठीक है जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। देखिए अब देखिए, क्योंकि जाहिर है जो कैबिनेट के अंदर की बातें वो तो मैं यहाँ इस तरह नहीं बोल सकती, लेकिन यकीनन उन्होंने तफसील उसकी शेयर की और इसी पे ही वो आ रहा था कि ठीक है जो अगर इन्होंने किया है और ये लेकर आए हैं और उस पर तो यकीनन गवर्नमेंट का उसमें उसको उनको छोड़ेंगे। इस तरह अगर एक सॉलिड वो प्रूफ के साथ आ रहे हैं, कोई चीज़ें ला रहे हैं, तो उस हवाले से उस पर बात हुई और सबने फील किया कि ठीक है अगर कोर्ट में लेके जाना है तो फिर कोर्ट में ले जाइए। सही। डॉक्टर साहबा, जो जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम आ रहा है, भी उनका टेन्योर था 2011 अगस्त में, वो तो रिजाइन कर चुके थे, वो तो अपना ओहदा छोड़ चुके थे। आपने भी 12 ये प्रोग्राम में आप भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनका जो अरसा था साल 1.5 साल का, जो भी उनका अरसा था, उस अरसे के दौरान जब वो वजीर दाखिला थे, जो टारगेट किलिंग्स होती रही या इस तरह के जो वाकयात कत्लो गारत गिरी होती रही और उज़ैर बलोच के साथ फिर जो उनके ताल्लुकात, क्या वो सब कुछ अपनी जाती इमा पर उनकी सपोर्ट थी पीपल्स अमन कमेटी को, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बतौर पार्टी एक पॉलिसी थी कि आपने असलहे के लाइसेंस जारी करने हैं, आपने उज़ैर बलोच को सपोर्ट करना है, या पीपल्स अमन कमेटी वाले आपके भाई हैं, ये पार्टी पॉलिसी थी? चले जी, इसमें यह है शाजिया कि एक तो पहली बात तो ये कि वो 2008 में आए और उस वक्त उज़ैर बलोच का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उस वक्त भी टारगेट किलिंग हो रही थी। 2007 में 12 मई का वाकया हुआ जिसमें 100 से ऊपर लोग जख्मी हुए, 40 से ऊपर लोग मारे गए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मारे गए। और उसके बाद इमरान फारूक का मर्डर भी तब हुआ, वली बाबर का मर्डर हुआ। तो वो सब कहते हैं कि जब से उनके ऊपर अगर होम मिनिस्टर बने, उन सब की वो कहते हैं कि जिम्मेदारी मुझे फील होती थी कि मेरे पे है। अगर 10 मुहर्रम के जलूस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहां भी 40 से ऊपर शहादतें हुई और 100 से ज्यादा ऊपर लोग जख्मी डिसेबल्ड हुए, तो वो भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि और जितनी भी मैंने बताया है कि मुख्तलिफ शहर में जो भी वाकयात हो रहे थे, एज अ होम मिनिस्टर ही यूज्ड टू फील कि ये उनकी जिम्मेदारी है। और आप बार बार एक चीज आती है कि जी लाइसेंस दिए, तो भाई लाइसेंस कोई इल्लीगल वेपन के लिए तो नहीं होता, लाइसेंस का एक प्रोसीजर है। और लाइसेंस कितने दिए उसको क्यों नहीं फिर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल किया? देखिए, लाइसेंस देने का जो प्रोहिबिटेड वेपन के लाइसेंस होते हैं वो सूबा दे ही नहीं सकता, वो होम मिनिस्टर दे ही नहीं सकता, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ में होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट का उसमें होता है, वो उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती कि वहां पे तो किस तरीके से वो दे सकते हैं। तो ये गलत इंटरप्रेट करना, वो सूबा में प्रोहिबिटेड वेपन का लाइसेंस दे ही नहीं सकते, एक चीज। और दूसरी चीज ये लाइसेंस की वो जो आता है उसको मिनिस्टर रिकमेंड कर देते हैं, तो उसमें सारे एमपीए एमएनए जितने लोग थे जो मांगते हैं वो रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसकी बाकायदा एजेंसीज उसको देखती हैं कि ये देने के लायक है या नहीं है, प्रोब वो करते हैं और डीसी है जो इशू करता है लाइसेंस। वो बात ठीक है, लेकिन वही बात लाइसेंस की बात कर रहे हैं, कमेटी उज़ैर बलोच क्या गलत बात है? गैंग वॉर जो कत्लो गारत हुई, जो उनके पास असलहा था, कहा तो यही जा रहा है ना कि लाइसेंस उन लोगों ने जारी किए। और वैसे भी जुल्फिकार मिर्जा साहब का वो वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं क्या ये लाइसेंस शादी पे चलाने के लिए दिए हैं। तो इसे क्या फिर समझा जाए, क्या इंटरप्रेट किया जाए कि क्यों वो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ऐसी बात की? भाई शादी पे चलाने के लिए रखे हुए। जी ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि मैं चाह रही हूँ अगर सवाल छोटा हो तो मैं आराम से जवाब दे दूँ, क्योंकि ये जो देखिए लाइसेंस उन्होंने कहा, लाइसेंस दिफा के लिए, जब आपके पास लाइसेंस वेपन होते हैं तो वो यही कह रहे थे ना, आप शादी ब्याह अभी इस वक्त तो बैन है,
हाँ। कौन से शादी ब्याह पे आपको इजाजत है चलाने की? तो वो यही चीजें कह रहे थे ना कि कोई शादी ब्याह पे अपने दिफा के लिए होगा, कि उनके दिफा के करेंगे। अगर आप बार बार उनके पूरे जुमला देखें और पूरा सुने, और ये गैंग वॉर तो पूरा टर्फ वॉर थी ना पूरा कराची में, सिर्फ लियारी में तो नहीं थी ना। बिल्कुल, जब मैंने इतने वाक़े आपको गिनवा दिए कि भाई अगर कटी पहाड़ी, औरंगी या उधर सराब गोट, ये सारी चीजें जब हो रही थी तो ये तो उनके आने से पहले भी थी क्या? पहले नहीं? देखिए बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह कराची को डिस्टेबलाइज किया गया, पंजाबियों को मारा जाता था, उर्दू स्पीकिंग को मारा जाता था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसकी सारी की जिम्मेदारी जुल्फिकार मिर्जा साहब की नहीं है। बात मैं यही करना चाह रही हूँ कि उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी। अब मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की माँ पर सारा कुछ था, पीपल्स पार्टी इसकी सबकी जिम्मेदार है। क्या था? अब मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ क्या था। अगर देखें ना, आप तो पीछे चली जाइए, ये तो आग जो कराची में लगाई है ये तो 80 की दहाई से लगी हुई है। बिल्कुल। जो जिस तरह ये एथनिक और रिलीजियस डिविजन्स और ये ग्रुप पैदा किए गए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैदा किए गए, जो भी था ये तो उस वक्त से चले आ रहे हैं ना सिलसिले। तो आप ये कि अभी कोई अनरेस्ट हुआ, अभी कोई वो हुआ, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। अगर आप क्यों जनरल बाबर ने ऑपरेशन किया था, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऑपरेशन हुए, तो क्यों हो रहे थे? अगर क्या उस वक्त स्टेबलाइज था? देखिए एक बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ वो हो रहा था, और जिसको एक्सपोज करने के लिए कभी किसी ने अगर इस तरह लाउडली नहीं बोला तो इन्होंने बोला। लेकिन एक जगह को आप, एक एरिया को कन्फाइन करें, उसके बजाय आपको देखना चाहिए कि पूरे कराची का इससे पहले भी यही हाल था, उसके बाद भी यही हाल था। भाई डॉक्टर साहब के रिजाइन करने के बाद ही तो बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया हुआ, 280 के करीब जो भी लोग शहीद, जो भी वहां जिंदा जला दिए गए, उसके अलावा आप उठा के देखिए ना पूरी वो, आप अरशद पप्पू का कत्ल कब हुआ है, बाबा लाडला का कत्ल कब हुआ, ये तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद हुई है बातें। तो इस तरह ये डॉक्टर साहब का अगर जो भी था वो 2011 के अर्ली में जी, और ये सारे वाकयात उसके बाद के हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरशद पप्पू का कत्ल, बाबा लाडला, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। हर एक को अपने टेन्योर का जवाब देना होगा। जिस दौर में ये नहीं, बिल्कुल सही है, जिस दौर में ये बातें हुई उस होम मिनिस्टर की बात क्यों नहीं हो रही, मुझे नहीं समझ आता। तो आखिर एक रियलिस्टिकली एक आप जाए, इसीलिए मैं भी समझती हूँ अगर कोर्टों में बातें जाएंगी, बिल्कुल ये सब इन्वेस्टिगेशन होगी ना। जीआईटी रिपोर्ट पर आप समझती हैं सियासत हो रही है, तो आप समझिए अब एक सियासत चमक रही है इस पर। पीटीआई आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो जाती है, पीपल्स पार्टी जवाब में 4 इल्जामात ज्यादा लगा देती है। आप समझिए अब इस मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। देखिए सियासत तो यकीनन हो रही है, वो तो अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन जो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसको क्लियर होना चाहिए, और जो हकीकी क्या हम असली मुजरिमों को या जो भी है चीज़, सिर्फ क्या हम इसके पीछे तो नहीं छुप रहे हैं, क्या हम बस क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक ज़ोर से आवाज़ में कह दिया, क्योंकि इंसान ज़ोर से तब बोलता है जब उसकी आवाज़ सुनी ना जा रही हो, चीख के तब बोला जाता है, और वो सुनाना चाह रहे थे आवाज़, तो इसलिए वो है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं अगर ये कोर्ट में जाए और ये चीज़ें। डॉक्टर साहब आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप समझते हैं क्यों इस वक्त हुकूमत का जो महवर है वो सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन पर तनकीद है, बाकी भी सूबे हैं, बाकी सूबों के भी वज़राए आला हैं, विफाक की तरफ से, विफाक के किसी नुमाइंदे की तरफ से, किसी वजीर की तरफ से, किसी और सूबे को या उसके वज़ीर आला को टारगेट क्यों नहीं किया जाता है? देखिए क्या टारगेट किया जा रहा है, बल्कि 13 साल से जो कर रहे हैं और जो इस वक्त भी सिंध में हो रहा है, मुझे बताइए तो सही कि कैसे टारगेट किया जा रहा है, क्या टारगेट किया जा रहा है। और अगर बात ये है कि आप हर चीज़ में सबसे ज़्यादा, अगर आप अंदर एक बात करें बाहर जाके कोई और बात करें, तो उसकी वजह से इशू ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन टारगेट कैसे किया जा रहा है, कैसे हुकूमत टारगेट की, वो इस तरह टारगेट किया जा रहा है कि जो ना हुआ, मैं बता रही हूँ आपको, वो इस
तरीके से टारगेट किया जा रहा है। कोई भी मामला हो, रिसेंटली आप कोरोना की मिसाल ले लें, हर सूबे में कोरोना केसेस थे, लेकिन विफाक ने, वजीरों ने सिंध में कोरोना का जिम्मेदार ठहराया सिंध के वजीर आला को और कहा कि उन लोगों की वजह से कोरोना फैला, उन्होंने इकदाम नहीं किए। ये तो पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ये चल रहा था। इसके अलावा और बड़े मामला देख लें, हर चीज में जो है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ विफाक तनकीद करता है, सिंध जवाब में 4 इल्जाम ज्यादा लगाता है। जी देखिए, आप पहली चीज तो जो NCOC बनी और उसमें क्या चीफ मिनिस्टर सिंध की नुमाइंदगी है? बिल्कुल है, वहाँ मौजूद हैं। अच्छी बात होती, मैं खुद इस बात की वो हूँ कि CCI में पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी वबा थी कि जिसको उन्होंने एड्रेस करने के लिए कि वहाँ NDMA की भी ज़रूरत थी, क्योंकि CCI में तो सिर्फ मेंबर्स अटेंड कर सकते हैं। हाँ। तो और भी क्या हमने जिनको उन्हें इन्वाइट करना था उन्हें इन्वाइट भी कर सकते थे, और जाहिर है कि आर्मी का भी उसमें इन्वॉल्व होना था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने NCOC के अंडर किया। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे वो वहाँ उसमें मौजूद थे। अब बात इतनी है कि वबा के लिए कि आज ये नहीं कह सकते कि एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं होगी। बिल्कुल। बात ये हो रही थी कि लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी पे आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सबसे पहले ये सिंध हुकूमत ने ये बातें शुरू की और उसके ऊपर वो करना शुरू कर दी कि एक सियासत कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको लॉकडाउन के लिए किसी ने नहीं रोका, उन्होंने सूबों को पाबंद उस तरह नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हर सूबा अपने हालात देखते हुए एक पॉलिसी को देख ले, और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर हमने रोका तो नहीं है। सिंध हुकूमत ने बार बार नारा तो मारा कि हम लॉकडाउन, देखिए मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं कराची में, मैंने तो लॉकडाउन वहां नहीं देखा। मेरे हल्के में बदीन में आप चल के अगर किसी से पूछ लीजिए क्या वहां कोई लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो रहा था। तो सिर्फ जुबानी खर्च कहना कि लॉकडाउन और उसके साथ, और लॉकडाउन के साथ आपको इमीडिएटली एक पूरे वो स्टेप्स बताने चाहिए थे, वो रिलीफ के सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने चाहिए थे, वो मैकेनिज्म्स देने चाहिए थे कि जी देखें ये 10 दिन का होगा, 10 दिन की जब ये लॉकडाउन होगा हम डेली वेजेस को ये देंगे, हम उन गरीब लोगों को जिनका रोजगार रोज के हिसाब से कि उनको हम ये इस तरह एड्रेस करेंगे। ये तो कुछ था ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं दिया आपने। इससे जाहिर है कि लोग रिलक्टेंटली उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, रिलक्टेंटली किसी ने इम्प्लीमेंट किया। और कह तो रही हूं कि आप कहें कुछ टीवी पे आके एक वर्जन हो, लेकिन प्रैक्टिकली सरजमीन पे वो चीजें होती नजर नहीं। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम जब बनी आप स्पीकर थी, इनफैक्ट वो कमेटी भी आपने ही बनाई थी। आज बहुत सारे मामलात पर अगर फेडरल विफाक बात करना चाहे सूबे से किसी भी मामले पर, तो 18वीं तरमीम की वजह से नहीं हो सकती, और वो कहा जाता है जी सूबों में आप मदाखलत कर रहे हैं। अब जब सूबे 18वीं तरमीम के बाद बाइख्तियार हो गए हैं, मामलात सूबों के सुपुर्द हो गए हैं, तो विफाक का कोई हक नहीं बनता कि सूबों में मदाखलत करे। 18वीं तरमीम में नजर सानी की बात हो, कोई चेंजिंग की बात हो, ये पीपल्स पार्टी को पसीने क्यों आना शुरू हो जाते हैं? क्यों बात नहीं हो सकती 18वीं तरमीम में? क्योंकि वज़ीर आज़म पिछले दिनों जब कराची में थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें उजलत में कर दी गई, इसको दोबारा देखने की जरूरत है। जी देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि 18वीं तरमीम में और कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल तरीक़ेकार मौजूद हैं। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि सूबे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा एतराज़ अगर आप जानना चाहती हैं तो वो 18वीं तरमीम को उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नारे मार रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था? क्या 18वीं तरमीम, क्या आप समझती हैं कि लोगों को रिलीफ मिला है? और क्यों रिलीफ नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और जो जो चीज़ें हैं मैं वो आर्टिकल्स बता सकती हूँ। देखिए मैंने जिस वक्त ये आई, मैंने बिल्कुल उस वक्त की हुकूमत ने मुझे इंडिपेंडेंटली वो किया कि आप कमेटी बनाइए। मैंने बड़ा सोचने के बाद और पूरे अपनी इंडिपेंडेंस और बहुत से मशवरों के बाद मैंने वकीलों को किया, रिटायर्ड जजेस को किया, जर्नलिस्ट को किया, मीडिया सिविल सोसाइटी को किया, सबको बाद मैंने ये फैसला किया कि हाँ, अगर हम बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा
में नुमाइंदगी इस तरीके से हम लाएं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आज उनकी अगर एक मेंबर की भी है तो मैं उसको शामिल करूं। मैंने वो कमेटी बनाई और मेरी यही उम्मीद थी कि भाई या तो आप रिस्टोर कर लें, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर होना चाहिए, अगर और उसके साथ साथ ठीक है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप कोई आप फेडरेशन है, आप कॉन्फेडरेशन नहीं है कि आप बोलें कि कोई किसी का इख्तियार ही नहीं है। भाई आपने मिलके चलना है पाकिस्तान में, आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम करना है, नहीं तो कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। आपने क्यों प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दिया, आपने क्यों 140A जो लोकल गवर्नमेंट में जिसमें वो कहता है कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली आपने ग्रास रूट तक आपने लोकल गवर्नमेंट्स को ये पास ऑन करना है, नहीं हुआ। क्या आपने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली उनके हाथ में कंट्रोल दिए? आपने कभी भी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं किया, आपने कभी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को नहीं दिया। देखें हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं ऑफ पॉलिसी जो हैं उसमें इकोनॉमिक आप जस्टिस की बात करते हैं, आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, क्या उस पे इंप्लीमेंट हो रहा है? आपको नजर आता है? मैं प्लीज सारी मीडिया को आपके चैनल के थ्रू इनवाइट करना चाहती हूं कि वो सिंध के हवाले से बहुत एक बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, उनको चाहिए कि वो सिंध में आए और वो सिंध में आके एक एक डिस्ट्रिक्ट और हमारे हलकों में आए, आके देखें कि क्या किस तरीके से वहां पे क्या सूरत हाल है और क्यों वहां पे लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और वो पास ऑन नहीं हो रही। 18वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसलिए सिर्फ नारे मारना और उसको पॉलिटिसाइज करना। बिलावल भुट्टो क्या दुरुस्त समत में सियासत कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो इनको बड़े छोटे देखा है, बड़े होते हुए इन बच्चों को देखा है। दुरुस्त समत में सियासत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो या फीड किया जाता है, अपने वर्ड्स उसके मुंह में डाले जाते हैं, बुलवाया जाता है? बिलावल अपनी शायद सोच समझ से वो काम नहीं लेते ना कहते। देखें मैं यही उम्मीद मैं ये कर रही थी और मैंने पहले भी ये कहा था कि इन हालात में अगर वो आएंगे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बैगेज होगा और इतने सवाल होंगे कि जिसमें कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स को और जिस तरह हमें तवक्कुआत थी कि कहीं उस पे एक आ जाएगा, एक ओवरशैडो होंगी उस चीज़ से। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह मैं चाहती हूँ या मैं समझ रही थी कि वो बीबी कमीशन को लेके आगे बढ़े, तो वो चीज़ें जो हैं कि मुझे अभी तो सरजमीन पे कुछ होती नजर नहीं। बीबी का मिशन लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा मेरे साथ थी, विफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम का आज का एडिटोरियल वो आपसे शेयर करें। नाज़रीन भारत को खित्ते में एक और सुबकी का सामना करना पड़े और पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने के ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद खित्ते में तन्हा होकर रह गया है। भारत का चीन के साथ सरहदी तनाज़ा चल रहा है, नेपाल और भारत में भी कशीदगी है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले ही खराब थे, अफगानिस्तान में अफगान अमन मामले पर भारत बिल्कुल आउट रहा, जबकि अब ईरान ने भी भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग करके अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला कर लिया है। भारत और ईरान के दरमियान 4 साल पहले यह मुआहिदा उस वक्त तय पाया था जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेहरान का दौरा किया था। इस मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान की सरहद के साथ चाबहार से ज़ायदान तक रेलवे लाइन की तामीर होना थी, लेकिन अब तक भारत ना तो इस मंसूबे का आगाज़ कर सका और ना ही इसके लिए फंड्स जारी कर सका है। और अब ईरानी हुकाम के मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक मुकम्मल होगा और ईरान इस रेलवे लाइन को भारत के बगैर ही मुकम्मल करेगा। ईरान की जानिब से यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन ने ईरान के साथ $400 अरब की 25 साला स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे से भारत के ईरान में मंसूबों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे भारत को मुआशी तौर पर तो बड़ा धचका पहुंचेगा, जबकि साथ ही भारत का गुरूर भी खाक में मिल जाएगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।